Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में 29 में से 21 सीटों के लिए चुनाव हो गए हैं और तीसरे फेज में जिन 9 सीटों के लिए चुनाव हुए थे उनका जो वोटर टर्नआउट है वो लगभग 66.71% है। और इन 9 सीटों में सबसे अधिक वोटर टर्नआउट राजगढ़, जहां पर दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, 76.21 के आसपास जो है वोटर टर्नआउट है। तो क्या इस वोटर टर्नआउट का मतलब है, क्या आंकलन है, कौन बाजी मार सकता है? क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे, अब चूंकि वोट हो चुका है, किसने क्या परफॉर्म किया है, कुछ रिपोर्ट्स भी आई है और कुछ एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का आंकलन भी है। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और सर, सबसे पहले तो वोटर परसेंटेज, पहले जो दूसरे फेज का जो वोटर टर्नआउट था, जब पहले दिन इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा बाहर निकाला वो लगभग 58% के आसपास था और तीसरे फेज का वो 66.71 है। तो बढ़ोतरी हुई है, बहुत एफर्ट्स भी उसमें डाले गए थे, बहुत सारा कैंपेन भी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी, क्योंकि कहते हैं ये एक हमारे देश का, हमारा राइट है देश को आगे ले जाने के लिए। तो कैसे देखते हैं इस वोटर टर्नआउट को जो बढ़ा है, ये किसके पक्ष में जा रहा है या ये जनरल लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है? दरअसल जो बात आपने कही कि सब तरफ से अपील की गई कि वोट डालिए, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की ओर से, बीजेपी और संघ की ओर से खास एफर्ट किया गया, क्योंकि अमित शाह जिस भाषा में बात करके गए थे अपने लोगों से, मंत्रियों को चेतावनी और विधायकों को चेतावनी, तो उन्होंने लोगों को घरों से निकालने की कोशिश की। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि मध्य प्रदेश में पहले की तुलना में जो अपना वोटर टर्नआउट है वो अभी भी कम है जी। और जो आमतौर पर धारणा है कि जहां ज्यादा वोट वो सरकार के खिलाफ, जहां कम वोट वो सरकार के पक्ष में, लेकिन ये धारणा कभी टूटी भी है जी। पर इस हिसाब से अगर आप देखें जी, तो नंबर 1 पर राजगढ़ है। राजगढ़ में 76 में वही आपसे पूछने वाला था कि ये सब सीटें, जैसे आपने कहा सर कि भाई ज्यादा वोट तो सरकार के पक्ष में जाता है और कम जो है सरकार कम वोट सरकार के पक्ष में और ज्यादा वोट विपक्ष में, भाई वो है। लेकिन सर, जब कम वोट डल रहा था तो सरकारी पक्ष ज्यादा परेशान था। अभी जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है और रूलिंग पार्टी है वो ज्यादा परेशान हो रही थी, समझ रहे, ये माना जा रहा था कि वेव इलेक्शन नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग बाहर नहीं आ रहे, इसलिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हो। ये तो उलट स्थिति लोग मान रहे थे इसकी। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सबने। ये जब वोट ज्यादा डलवाने की बात गृह मंत्री ने की, चुनाव आयोग ने की, सरकार ने की और लोगों ने की, तो इसका एक मतलब ये भी है कि जो वोट कम पड़ा तो इनके लोग उदास, इनको ये महसूस हुआ कि हमारे लोग नाराज हैं, उदासीन हैं और उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं पूरे देश में बीजेपी के भीतर और संघ और बीजेपी के बीच जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, उस हिसाब से ये माना गया कि सब आराम कर रहे हैं, इसलिए ये परेशान हुए। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक का देश का वोटिंग का वो निकाला जाए तो यह है कि जहां 60% से ऊपर वोट हुआ है वहां कुछ अलग हटके। अब पिछली बार वोट 19 का वोट जो है एक्सटेम्पोर वोटिंग हुई थी, खूब भरपूर वोटिंग हुई थी चारों तरफ से, तो वो तब दिख रहा था, क्योंकि वो लहर वो थी कि मोदी 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 मोदी, बालाकोट और नहीं। और मैं वही आगे बात जो मैं कहने जा रहा हूं वही कि उसमें सेना भी शामिल कर ली गई थी, आतंकवाद भी शामिल कर लिया गया था, आतंकवादी भी शामिल कर लिए गए थे। जितना फार्मूला, जितनी खिचड़ी बन सकती है हिंदुत्व को आगे लाने की, तो सब थी। तब जाके 40 जवानों की शहादत हुई थी। तो ये, और वहां कितने हुए किसी को पता नहीं है, तो उसका प्रचार ज्यादा किया गया था। और हम भारतीय भावावेश में बहते हैं, भावनाओं में बहते हैं, पर अब वो सब चीजें शामिल आ गई ना कि अभी तक ये पता नहीं है कि पुलवामा में 350 जो आया आरडीएक्स कहां से आया, बहुत सारी चीजों के जवाब मिले। सवाल अभी तक कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। और इस वजह से लोगों में उदासीनता थी, क्योंकि जो राम जी भी आ गए, सब आ गए, लेकिन वोटर नहीं निकल रहा था। इसलिए कोशिश, लेकिन वोटर सर मतलब बाकी जगह तो नहीं निकला, पहले 2 फेज में भी कम निकला,
लेकिन तीसरे फेज में काफी हद तक निकला, लेकिन सबसे अधिक निकला राजगढ़ में, जहां दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। 76.21 या 31 ऐसा कुछ, देखिए 76%। कुछ ऐसी चीजें हैं, पहली बार लगभग 30 साल बाद दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने, लोकसभा का चुनाव लड़ने गए, और वहां जो सबसे मजेदार बात हुई थी, पहले दिन से दिग्विजय गए, लोगों के बीच में पैदल चल रहे थे और वो कह रहे थे मेरा आखिरी चुनाव है। और एक चीज और है कि जब देश के गृह मंत्री गए तो उन्होंने एक शेर पढ़ा था जिसमें ये था, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो कोई भी जो है, ये कितना भी दुश्मन हो, भारत की परंपरा है आम जनता की कि भाई किसी के मरने की वो नहीं की जाती। और ये तो गृह मंत्री थे, दिग्विजय सिंह ने उसको बनाया, बोले अमित शाह चाहते मेरा जनाजा निकले। इसका असर भी लोगों में पड़ा है। और ये अब बीजेपी वाले परेशान हैं कि राजस्थान से लगे इलाकों में वोटिंग ज्यादा कैसे हो गई, या पर्टिकुलर एरियाज की बात कर रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि जो एक तो रोडमल नागर के साथ लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं था, और बिहेवियर कहें या संपर्क अच्छा नहीं था, उनसे लोग नाराज थे। दूसरी चीज ये है कि ये जो गए लोग, इन्होंने जो बातें की, तो दिग्विजय सिंह में आप लाख बुराई हो सकती है, जो भी आप कहें, तो एक चीज तो बहुत साफ है कि 2003 से लेकर 2024 तक दिग्विजय सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कायम कर पाए, ये कोई आरोप नहीं लगा पाए। जो आरोप इन्होंने 2003 के चुनाव में लगाए थे दिग्विजय सिंह पे, उन्हें बंटाढार कहा था, उस पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा उमा भारती के खिलाफ किया हुआ है। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। सर ये तो एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष जो मैं बीजेपी वालों से बात किया और उसके बाद आरएसएस के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो दो चीजें सामने आई। एक बीजेपी वाला तो शायद वो हो सकता है कि वो एक फसाड या उस तरह का अपने आप का स्टैंड पोजीशनिंग कर रहे हो, लेकिन क्लेम ये कर रहे थे कि हमने जो है दिग्विजय सिंह को हरा दिया, और ये जो टोटल 76% पोलिंग हुआ है, मोबिलाइजेशन जो है ये स्ट्रांग एंटी दिग्विजय सिंह था। और आरएसएस के तरफ से जो बात आ रही है सामने, या जो उनके जो थिंक टैंक के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ का मोबिलाइजेशन है। आरएसएस ने भी पूरी कोशिश की है, क्योंकि आरएसएस का भी वो गढ़ है, और दिग्विजय सिंह क्योंकि वहां से लगातार सांसद भी रहे, उनके भाई भी सांसद रहे, और उनका वो स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो उन्होंने भी स्ट्रांग मोबिलाइजेशन किया, तो इसलिए वो कांटे की टक्कर हो सकती है। तो आपको इन तीनों परिस्थितियों में क्या लग रहा है? जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप कैंडिडेट की तुलना करें तो रोडमल नागर से दिग्विजय सिंह का कद बहुत बड़ा है जी। और जिस पद पर दिग्विजय सिंह रहे हैं, लेकिन सर कद तो दिग्विजय सिंह का प्रज्ञा ठाकुर से भी बहुत बड़ा था। नहीं, वो प्रज्ञा ठाकुर से बड़ा था, लेकिन तब परिस्थिति दूसरी थी। यहां पूरी तरह से सबने मिलकर हिंदू मुसलमान किया था जी। पूरी, तब कांग्रेसियों ने भी किया था सर। नहीं, वो तो है। दिग्विजय सिंह को इस हाल में पहुंचाने के लिए जितनी बीजेपी दोषी है, उतने ही कांग्रेस भी है, सबने। और वो खुद कह चुके हैं कि मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा नहीं करती है। ये जो कह चुके कि मैं मुंह खोलता हूं तो मेरे को वोट नहीं मिलते। हाँ, तो ये सारी चीजें, क्योंकि एक दुष्प्रचार जो शुरू हुआ, बंटाढार, आज भी लोग कहते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाए। ये जरूर है कि सरकार हार गई या कांग्रेस चली गई। कांग्रेस 20 साल तक 15 साल तक अटकी रही, और उसके बाद जो है फिर दोबारा आई तो 15 महीने में चली गई। पर एक बात तो पक्की है कि दिग्विजय सिंह जिस तरह का रेपो बना लेते हैं, वो किसी के दोस्त हों या किसी के दुश्मन हों, लेकिन पर्सनल रेपो उनका है लोगों से। उनके चुनाव प्रचार में मैं 30 साल पहले भी गया था। मैं तब भोपाल आया था जब वो चाचौड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब वो खुद गाड़ी चला के जाते थे, जवान थे। तो वो जो चीज है कि दूर से मिलेंगे तो नाम लेके बुलाएंगे, ये जो पैटर्न है दिग्विजय सिंह का, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत गए वो, लेकिन वो जो व्यक्तिगत चीजें हैं उनमें वो रोडमल नागर से बहुत आगे हैं, रोडमल नागर पर बहुत भारी हैं। अच्छा, और ये भी है सर कि ऐसा कोई एंटी दिग्विजय सिंह वेव तो नहीं, कोई कारण नहीं है। वो बहुत दिन से बाहर है, ऐसा कोई कारण भी नहीं है। 2008 के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, उनके खिलाफ गुस्सा हो, इस तरीके का भी कोई कारण नहीं है। और आप एक चीज और देखिए, इतनी भयंकर उसमें उनके भाई चुनाव हार गए, पर राघौड़ से उनका बेटा जीता है, चाहे भले ही कम मार्जिन से जीता है। अच्छा, लेकिन सर ये सारी तमाम बातें हैं, लेकिन मतलब कंक्लूजन में ये तो कहा ही जा सकता है कि और वो चुनाव हारे जीते कुछ भी हो, लेकिन उस 77 साल की उम्र में उनमें लड़ने का तो मादा है। उन्होंने बहुत जोर की टक्कर दी, और पैदल चल के 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 25 किलोमीटर रोज आदमी पैदल चलता था, कोई थकान नहीं। लोगों के बीच में छोटी छोटी महिलाओं के, मतलब गलियों में
अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के को उन्होंने एक तरह से रौंद के रख दिया पैदल चल के। तो इससे एक और बड़ी चीज है, आज हिंदुस्तान में आम आदमी पूछता एमपी आया था क्या? अभी एक सांसद के पास बड़ा दायरा होता है, लेकिन दिग्विजय सिंह हर जगह पहुंचे। उन्होंने ऐसा हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां उन्हें जाना चाहिए तो वहां गए। बिसात तो उन्होंने अच्छी बिछाई थी, चुनौती अच्छी दी, तो रिजल्ट 4 जून को पता चलेगा। दूसरी जो भी हो, लेकिन अच्छी फाइट उन्होंने लड़ी है सर। दूसरा जो सीट अभी मतलब पासिंग रेफरेंस में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक तरफा है, लेकिन चूंकि यहां से हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और 74% वोटिंग परसेंटेज वहां हुआ है। दूसरे नंबर पर विदिशा है। क्या आपको लगता है कि रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से वो जीत हासिल करेंगे? क्योंकि वहां वोटिंग परसेंटेज भी बहुत गया है। कांग्रेस का भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ वहां पे जनाधार विदिशा इन पर्टिकुलर में है या वो कोई फाइट दे पाएंगे। हेमेंद्र जी, जो मेरी जानकारी है जी, अब तमाम सूत्रों से शिवराज सिंह ने तय किया था कि वो मोदी से ज्यादा मतों से जीतेंगे। जी, मोदी और अमित शाह को हराना है, ऐसा उनके लोगों ने बनाया था कि विदिशा से इतना मार्जिन होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वोट से देश में जीते वो। जी, और मुझे लगता है कि क्योंकि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो इंदिरा गांधी की शहादत के बाद एक चुनाव जीते थे, उसके बाद कभी नहीं जीते, विधानसभा भी लड़े, बुजुर्ग हैं, सम्मान है, लेकिन लोगों को पता है। तो ये मार्जिन की लड़ाई है जी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आज एक बात आउट ऑफ कंटेक्स्ट कह रहा हूं कि कल अगर दिल्ली में बीजेपी शिवराज सिंह जाते हैं और वो भारी मत से जीत के जाते हैं और कल कोई चीज होती है तो शिवराज सिंह जैसे मोदी ने उनको अपमानित करके हटाया है, मोदी के सामने खड़े होंगे उसी कुर्सी के लिए। और दूसरी चीज याद करिए कि रमाकांत भार्गव, जिनकी कोई पहचान नहीं थी, वो भी पिछला चुनाव विदिशा से लड़े थे और वो 6 लाख मतों से करीब करीब जीते थे। तो विदिशा में रिकॉर्ड बनने की पूरी के चांसेस हैं। या अगर रिकॉर्ड नहीं बनेगा तो शायद इंदौर से पीछे रहेगा, क्योंकि इंदौर में तो कोई इंदौर के लोग नाराज हैं, वहां नोटा हो सकता है। इंदौर के लोग नाराज हैं और जो बात सुमित्रा महाजन जी ने कही थी कि लोग उनसे कह रहे हैं नोटा करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इंदौर के बजाय विदिशा में ही रिकॉर्ड बने। अच्छा सर, अब जो 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात आपसे कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस थर्ड फेज में उम्मीद लगाए हुए है कि यहीं से कुछ बदलेगा अगर बदलेगा। और वो 3 सीटें हैं मुरैना इस क्रम से, फिर भिंड और फिर ग्वालियर। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि मुरैना में उनका कैंडिडेट स्ट्रांग है, वहां पे नाराजगी है और जो स्पीकर साहब हैं मध्य प्रदेश असेंबली के, उनके खिलाफ भी गुस्सा है लोगों में और उन्हीं का वहां कैंडिडेट दिया गया है, इसलिए वो एक अपने लिए अपॉर्चुनिटी वहां पे देख रहे थे। लेकिन एन वक्त पे वहां पे कांग्रेस से सिटिंग एमएलए डिफेक्ट करके रावत जो है बीजेपी में गए। तो क्या लगता है कि मुरैना का जो कांग्रेस का एक्सपेक्टेशन था, वोटिंग भी बहुत कम हुई है, लगभग 58% के आसपास टर्नआउट था वहां पे, क्या लगता है कि मुरैना की बाजी कांग्रेस के हाथ से निकल गई या अभी भी वहां आपको कॉन्टेस्ट दिख रहा है? नहीं, देखिए क्या होता है कि हमारे रामनिवास रावत एक क्रूशियल फैक्टर माना जा रहा है। मैं अभी संदर्भ थोड़ा बदलता हूं। हम लोग राम की पूजा करते हैं और ये सरकार तो राम को, बीजेपी तो राम को लाई है, लेकिन उन्हीं राम की मदद, अपने भाई के खिलाफ राम की मदद करने वाले विभीषण को राज्य तो मिल गया, लेकिन कहीं किसी का नाम भी विभीषण नहीं रखा जाता। रामायण के हर पात्र के नाम पे आपको नाम मिल जाएंगे। तो रामनिवास रावत क्यों गए, कैसे गए, क्या हालत है, इन पर तो हम लोग बात कर चुके हैं, पर इतनी स्थिति नहीं है कि वो एकदम पलट दे। और वैसे भी ये भी माना जाता है कि वहां के जो रावत कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्रेडिशनली भाजपाई है, भाजपा के साथ रहते हैं। नहीं, एक और चीज है, इस बार कांग्रेस में ने जो कैंडिडेट दिया है जी, लोकल लेवल पे वो जो बीजेपी का कैंडिडेट उससे भारी है। अब ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने किसको कितना काम करने दिया। और जो सबसे बड़ी चीज ये है कि पुलिस ने, क्योंकि वोट कम पड़ने में एक कारण ये भी है कि रोक दिए जाए, वोट ना पड़े, ना निकले लोग पहले। लेकिन वहां तो जो नीटू, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, वो भी हर वो इसीलिए कह रहा हूं ना कि वहां कुछ भी हो सकता है। ये रामनिवास रावत फैक्टर बनेंगे क्या इनके जाने से? और तो अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सीट हाथ से चली गई। ये नहीं कह सकते कि रामनिवास रावत की वजह से, क्योंकि आम आदमी अब डिफेक्शन को बुरा मान रहा है। और आप याद करिए, दमोह में लिख दिया था बिकाऊ नहीं चाहिए बीजेपी। सर, अब बगल की सीट है भिंड।
भिंड में फूल सिंह बरैया स्ट्रॉन्ग दलित कैंडिडेट हैं, दलित लीडर हैं और सबसे कम वोटिंग है। लेकिन एक जो बात निकल कर आ रही है वहां से वो ये कि जो दलित कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल वोट है वो तो जमकर वोटिंग हुआ है। ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज भले ही कम हो लेकिन दलित कंसोलिडेशन हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि फूल सिंह बरैया स्टैंड्स अ चांस? देखिए, जो एक सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन वो ये माना जाता है कि दलित और मुस्लिम अगर एक हो जाएं तो पहले राजनीति इस दिशा में बढ़ी भी है। लालू यादव ने अलग मुसलमान यादव का माई बनाया था और मुलायम सिंह ने भी वैसे ही चलाया। यहां अगर फूल सिंह बरैया एस्टेब्लिश और पुराने दलित नेता हैं, वो मायावती की तर्ज पर आग उगलते रहे, सवर्णों को गाली देते रहे, सब कुछ करते रहे, अभी भी वो उन्होंने पिछले दिनों किया था, लेकिन फिर भी दलितों का चेहरा तो वो हैं। और वहां पर उनके सामने संध्या राय उस तरह की ना तो वो आक्रामक और ना ही फील्ड में उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस रही। सिटिंग है और गुस्सा भी वो मोदी के नाम पर उनकी जीत का वो पूरा खेल वही था। तो जो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में वो ये है कि फूल सिंह बरैया ने लोगों को कंसोलिडेट किया। वो एक सीट से एमएलए भी हैं उसी उसमें, उसका फायदा उन्हें मिला है। मुसलमान और दलित एकजुट होकर वोट किए हैं और बाकी कम्युनिटी के लोग शायद इतनी मात्रा में बाहर नहीं निकले, इसी कारण से ओवरऑल परसेंटेज भी कम बाकी तो फिर इंडिविजुअल जो भिंड की पॉलिटिक्स बड़ी खतरनाक है। मतलब अगर पड़ोसी से तुम बात कर रहे हो मेरी लड़ाई है तो वोट नहीं देंगे, तो वहां कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, और सर ग्वालियर ये भी एक ऐसी सीट है। ग्वालियर में बड़ा आश्चर्यजनक स्थिति यह है कि ग्वालियर में ये अभी तक संकेत नहीं मिले कि मराठा समाज कहां गया। जानकारी ये है कि मराठा समाज नाराज इसलिए था कि बीजेपी ने सारे मराठियों को बाहर कर दिया। सर ब्राह्मण वोट्स की भी कंसोलिडेशन हुई है ऐसा कहा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि ब्राह्मण उसके साथ हैं, उस लड़के ने बहुत काम किया है जी। और मराठी जो ट्रेडिशनल बीजेपी वोटर थे उनको चाहे वो उन्होंने अपने को एकजुट किया है और वो ये देख रहे हैं कि एक विवेक शेजवलकर का टिकट काट के आपने हारे हुए, चूंकि आप वो ओबीसी है और एमएलए का चुनाव हारा, और फिर वो जो बात वहां घूमी कि यशोधरा राजे सिंधिया उनका टिकट कटा था, हालांकि उन्होंने कह दिया था कि चुनाव ताई को घर बैठा दिया और भी जो थे। तो मध्य प्रदेश में अब केवल एकमात्र मराठा नेता रह गए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। बात कर ही लेते हैं सर, क्योंकि वो भी गुना से चुनाव लड़े रहे थे और अच्छी वोटिंग हुई है गुना में भी। और माना यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो मेहनत की थी उसकी वजह से ये टर्नआउट हैवी हुआ है। तो क्या आपको गुना से ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ यादव और माइनॉरिटी का कंसोलिडेशन हुआ है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी डेवलपमेंट मैन की जो इमेज है उसके चलते इसमें आगे निकल गए? नहीं, हमें जी सिंधिया परिवार के उस पूरे इलाके में चूंकि महाराज रहे और उस इलाके की जनता जो है राजा को भगवान मानती रही है। अब आज आजादी के 75 साल बाद परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन जो रूरल इंटीरियर के इलाके हैं उसमें आज भी महाराज की, क्योंकि मैं 96 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता के साथ एक दौरे पर गया था। नरवर का एक गांव था, वहां हम लोग नीचे खड़े थे, जैसे ही हटे तो लोगों ने झपट ली, वहां की मिट्टी भर ली, किसी ने जेब में रख ली कहीं कहीं। तो मैं चौंका, तो मैंने उन्होंने पूछा, बोले वो हंसे, बोले अब छोड़ो इसको, बाद में बोले कि लोग भगवान मानते हैं, राजा के पांव की मिट्टी, पांव की धूल उठा लेते हैं। सिंधिया पिछला चुनाव हारे थे क्योंकि उनके साथ उनके खिलाफ बीजेपी पूरी तरह एकजुट हुई थी और उनका जो व्यवहार था वो अपने पिता, बालाकोट और पठान, वो पुलवामा भी था। नहीं, वो था। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज थी कि जिस तरह से बीजेपी एकजुट हुई थी, मोर्चाबंदी पूरी तरह से घेर के, जिसको कहते हैं चक्रव्यूह बना के उनको मारा गया था। और उस दौर से अब 2019 से अब तक सिंधिया ने सब कुछ बदल लिया। वो आम आदमी हो गए हैं, उनकी जात भी उन्होंने बता दी, वो लोगों के साथ पूड़ी बेल रहे हैं तो कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब वो ये साबित करना चाहते हैं कि हम वो महाराज नहीं है। तो सर मैं आपसे फाइनल नंबर लेने से पहले सिंधिया जी की जो अगर विक्ट्री आप तो मान ही रहे हैं कि शायद वो जीत ही जाएंगे, जो मैं समझ पा रहा हूं, तो क्या मार्जिन रहेगा सिंधिया जी की विक्ट्री का? देखिए, यह सवाल बड़ा कठिन है क्योंकि यादवेंद्र सिंह वो यादव हैं और पुराना परिवार है उनका, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। मतलब
अगर जैसा लाखों में तो होगा। लाख तो सामान्य बात है, जितना हारे थे उससे दोगुना से जीत हो सकती है। अच्छा सर, अब फाइनल सवाल आपसे कि ये जो 9 सीटें गई हैं, हालांकि इसमें बैतूल भी है, भोपाल भी है, जिसकी हमने चर्चा नहीं की, लेकिन चलो ये एक तरफा सीटें हैं, इसमें कोई ज्यादा बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। ओवरऑल आप जो थर्ड फेज में वोटिंग हुई है, इलेक्शन जो हुआ है, उसमें 9 में से बीजेपी को कितनी और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दे? देखिए 3 पे कांग्रेस ताकतवर है जी, जिसमें से राजगढ़ एक है, राजगढ़ एक है, मुरैना एक है, भिंड एक है जी। और चौथी पर वो पीछे नहीं है, पीछे नहीं, वो ग्वालियर है। कुछ भी हो सकता है। हाँ, बाकी सीटों पर तो बीजेपी 5 भारतीय जनता पार्टी कंफर्म्ड है, हाँ, वो तो साफ है। साफ है, और 3 पे कांग्रेस जीत सकती है, या उसका उलट भी हो सकता है। हाँ, वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक सीट पर कांग्रेस जो है कांटे की टक्कर में है। तो ये जो तीसरा फेज था, इसी फेज से कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। इससे पहले छिंदवाड़ा और मंडला से भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें थी, लेकिन थर्ड फेज का जो चुनाव था, इसमें दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे। ग्वालियर, भिंड और मुरैना की ये 3 सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी। क्या अपनी उम्मीद के अनुसार अनुरूप कांग्रेस पार्टी परफॉर्म कर पाई है या नहीं कर पाई है, इसका जवाब हमको 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।